मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा हिस्ट्री या इतिहास के बारे में, या उसी को हम कहते हैं उर्दू में तारीख। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि या हिस्ट्री किसे कहते हैं, या हिस्ट्री के पिता कौन हैं, या आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ये कब आए और ये दुनिया कब बनी, वगैरह वगैरह के बारे में। तो ये 9th क्लास, 10th, 11th, 12th BA पार्ट 1 और जो अभी टीचर्स का हेड मास्टर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी, और जो SSC CGL है इनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखें। जैसे सबसे पहले है हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री क्या है? तो ये हमारे पूर्वजों का कहना है या हमारे इतिहासकारों का कहना है कि हिस्ट्री इज़ अ टेक्स्ट। हिस्ट्री एक ग्रंथ है विच टेल्स अस अबाउट अ पास्ट, जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, विच इज़ डेफिनेटली हैपेंड, जो निश्चित तौर पे हुई हो, इसे हम इतिहास कहते हैं, राइट। तो हिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब से आया और कब सबसे पहले इसको किसने इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति या एक ग्रीक पर्सन हेरोडोटस ने इसका इस्तेमाल किया था। जैसा कि यूनानी में एक शब्द होता है या एक वर्ड होता है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर बाय द इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी भी खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना। उसी को हम यूनानी शब्द में या ग्रीक वर्ड में उसे हम कहते हैं हिस्टोरिया। इसी को अगर हम उर्दू में इंग्लिश में बात करें तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, और उसी को हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं इतिहास, या उसी को हम उर्दू में कहते हैं तारीख़। तो हम देखते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्टोरी ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, या इसी को हम कहते हैं यूनानी शब्द। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, या इसी को हम इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। इसका भी वही मतलब होता है खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना, या उसी को हम हिंदी में इतिहास, या उसी को हम उर्दू में तारीख़ भी कहते हैं, तारीख़, राइट। इन सभी का मतलब एक ही होता है, जानकारी हासिल करना खोजबीन करके। तो सबसे पहले हिस्टोरिया जो शब्द है यूनान से आया, और यूनान का रहने वाला व्यक्ति हेरोडोटस ने इसे इस्तेमाल किया, और हेरोडोटस ने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसमें उन्होंने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहला ऐसा काम करने वाला कौन था, तो वो था हेरोडोटस। तो इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहलाएगा? हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट होता है। जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन है फादर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर, और इसी तरह बायो की हम बात करें तो बायो का है फादर ऑफ बायो अरस्तु या अरिस्टोटल। तो इसी तरह हेरोडोटस है जो हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता है, या इसका इतिहास का जनक कहलाता है, राइट। तो ये हमें पता लग गया कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो निश्चित तौर पे हुई हो। कहने का मतलब अतीत बोले तो अतीत को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, या इसी को हम कहते हैं अतीत, या हिस्ट्री बोले तो ये भी तो है अतीत या पुरानी बात, पिछली बात। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इतिहास तो अतीत है जो बीता हुआ कल हो, उसे हम कहते हैं बीता हुआ कल, तो इसे हम कहते हैं पास्ट। लेकिन जब बीता हुआ कल जो निश्चित तौर पर हुआ हो, जो निश्चित तौर पर हुआ हो,
और जिनका कोई स्रोत हो वो इतिहास कहलाएगा, अदरवाइज़ वो एक अतीत होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि हो सकता है हमारे फ्रेंड या मामा या चाचा, इनकी शादी कब हुई तो इनका डेट या इनका डेट ऑफ बर्थ बर्थडे हमें याद रहता है, लेकिन ठीक हम अगर आपसे पूछें कि आपने पिछले हफ्ते ट्यूसडे को क्या खाया था, तो आप नहीं बता पाएंगे शायद। तो जो चीज़ें हमें जिनका कोई पता ना हो वो एक सिर्फ पास्ट है, और जिनका हमें कुछ ना कुछ पता हो, सोर्सेस हो, जानकारी हो, वो एक इतिहास कहलाएगा। तो वो कौन कौन सा स्रोत हो सकता है उसी के बारे में पे हम देखते हैं या चर्चा करेंगे। अब वो कौन कौन सा स्रोत है। सबसे पहले इतिहास क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो निश्चित तौर पर हुआ हो, निश्चित तौर पर हुआ हो, और जिनका कोई स्रोत हो, या इसी को हम कह सकते हैं हिस्ट्री इज अ टेस्ट विच टेल्स अस अबाउट अ पास्ट which is definitely happened and which have some sources, right? वो कौन कौन सा सोर्स हो सकता है वो देखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्रोत हिंदी में, या उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सोर्स, या उसी को हम उर्दू में कहते हैं जरिया, राइट? तो इसमें देर आर 3 टाइप ऑफ सोर्सेस: आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरनर। तो तीनों को अब हम चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट वन क्या है? आर्कोलॉजिकल सोर्स, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, या अभी तक समझ में नहीं आया तो इसे हम उर्दू में कहते हैं आसार कदीम। कदीम मतलब होता है पुराना, और आसार मतलब होता है जो दिखता है, मतलब पुरानी चीज़ें जो दिखाई दे उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, या इसी को हम उर्दू में कह सकते हैं आसार कदीम। आसार कदीम या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं ऑफ फॉसिल्स या अवशेष, फॉसिल या अवशेष, राइट? या दूसरा है इंस्क्रिप्शन, या इसी को हम कह सकते हैं अभिलेख। या तीसरा मॉन्यूमेंट्स या स्मारक, या कॉइन्स या सिक्के, या इसी को हम 1, 2, 3, 4 और एक बच गया स्टैचू या मूर्तियाँ, राइट? फॉसिल जैसे हम देखते हैं कि जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो हो सकता है अगर कुछ हड्डियाँ मिले इंसानों की, तो हमें उससे क्या पता लगता है कि यहाँ हो सकता है यहाँ पे कब्रिस्तान रहा होगा, जिससे वो मृतक का लाश कुछ न कुछ मिला। तो ये है फॉसिल्स, मतलब कोई अवशेष हमें मिलता है, उससे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे फिर ऑन की लाश जो मिली तो उससे हमें न कुछ जानकारी मिली। तो इसी तरह आता है अभिलेख। अभिलेख हम कहते हैं अभिलेख मतलब होता है लिखी हुई चीज़ें, जैसे कि पत्थर पे लिखी हुई चीज़ों को कहते हैं हम अभिलेख। पहले के लोग कुछ न कुछ पत्थरों पे, मिट्टी पे या कहीं कहीं लिख दिया करते थे, उसे को हम कहते हैं अभिलेख। या स्मारक कहते हैं हम यादगार चीज़ें, उसी को हम उर्दू में कहते हैं यादगार चीज़ें। जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद
या आगरा का ताजमहल, ये सब हमारी यादगार चीज़ें हैं जो आर्कोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। इसी तरह कॉइन्स या सिक्के, जैसे गुप्त काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उनकी एक सिक्का मिला जिसकी एक साइड पे कुछ और दूसरे साइड पे एक बीना करते हुए उनका चित्र अंकित था, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक बीना वादक हुआ करते थे। तो सिक्का हो गया। और मूर्तियाँ, कुछ मूर्तियाँ हमें मिली जैसे नटराज की मूर्तियाँ, पशुपति जी की मूर्तियाँ, जिससे पता लगता है कि कुछ लोग पहले मूर्ति पूजा भी क्या करते थे। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, या इसी को हम कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, राइट। साहित्यिक मतलब होता है लिखावटी चीज़ें, जैसा कि लिखी हुई चीज़ों में क्या आ सकता है, लिखी हुई बुक में एक तो हो सकता है रिलीजियस और एक होता है नॉन रिलीजियस या धार्मिक बुक, और एक होता है बिना धार्मिक बुक। धार्मिक बुक में हम कह सकते हैं कि जैसे कुरान शरीफ है, या तौरेत है, या इंजील है, या हिंदुओं के वेदास हैं, रामायण है, मनुस्मृति है, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि कुरान शरीफ लिटरेरी में क्या होगा, दो टाइप का है, रिलीजियस और दूसरा नॉन रिलीजियस। रिलीजियस को हम कह सकते हैं जैसे कुरान शरीफ, दूसरा हो जाएगा तौरेत, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, उसके बाद इंजील, या इसी को कहते हैं बाइबल या वेदास, राइट। वेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वगैरह वगैरह। कुरान शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई या रिवील्ड हुई। उसी तरह तौरेत जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, इसी को हम कह सकते हैं, ये पहले कौन आई, तौरेत, उसके बाद इंजील, तो इसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, राइट। और ये है न्यू टेस्टामेंट, वेदास। नॉन रिलीजियस की बात करें तो पहले के वक्त में एक बंदा हुआ करता था कालिदास, जो बहुत ही गजब बंदा था। वो क्या करता था, जैसे अभी के टाइम में हम किसी की हिस्ट्री को देखते हैं, मतलब किसी को कोई आपस में कोई काम कर रहा है या कोई किसी की केमिस्ट्री है, तो हम उसे देखते हैं और एक दूसरे में बात करते हैं, वो देखो क्या कर रहा है, या उसे हम इंस्टा पे फैलाते हैं, वगैरह वगैरह पे। लेकिन ये कालिदास नाम का एक बंदा था, किसी की भी केमिस्ट्री को देखता तो वो उसे एक बुक की शक्ल दे देता था। जैसा कि कालिदास जी की एक बुक है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ये दो बंदा बंदी थी, और इन दोनों की केमिस्ट्री को ये पेड़ के पास बैठकर देखता था, और इन्हों की जो केमिस्ट्री चली, उनको कहानी को एक बुक की शक्ल दे दिया। तो ये है कौन ऐसा करने वाला, कालिदास। तो अभिज्ञान शकुंतलम इसकी लिखी हुई बुक है, जो कि एक नॉन रिलीजियस है, धार्मिक बुक नहीं है। उसी तरह है चाणक्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र, या इसी को कह सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। ये दो पार्ट हो गए। तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर, इसी को हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसा कि जो भी बंदा, कोई विदेशी या कोई फॉरेनर इंडिया में आता और इंडिया में रहकर फिर अपने देश को जाता और यहाँ के बारे में अपने देश में जाकर बखान करता, तो ये भी चीज़ें कहलाती हैं, एक स्रोत कहलाती हैं। जैसा कि सबसे पहले मोरक्को का रहने वाला अफ्रीकन यात्री इब्ने बतूता भारत में आया और भारत में रहा, और रहने के बाद उन्होंने अपने देश में जाते हैं और एक रहला नामक पुस्तक लिखकर उसमें भारत के बारे में बताते हैं। तो ये भी क्या होगा, सोर्सेस। तो कह सकते हैं कौन आया, इब्ने बतूता, इब्न बतूता,
कहाँ का था? अफ्रीका का। और कौन सी बुक लिखी? रिहला नामक बुक। इसी तरह एक अरब का व्यक्ति जो अल-बिरूनी भारत में आया, कुछ साल अपना बिताया, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक अपनी बुक तहकीक हिंद लिखा। जैसा कि हम अरब वाले अक्सर हिंद कहा करते थे, और उन्होंने जो अरबी लोग हैं ज़्यादातर किसी भी चीज़ की जब तक तहकीकात नहीं कर लेते, मतलब खोजबीन अच्छे से ना कर लेते, वो किसी और तक नहीं पहुंचाते। तो इसलिए तहकीक हिंद तहकीक करने वाले कौन हैं? अरबियन। तो अरबी व्यक्ति कौन था? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो कि तहकीक के हिंद लिखा। तहकीक को हम कह सकते हैं जैसे कि जो अरबी लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कुरान शरीफ में आया सूरह अल-हुज़ुरात में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम मतलब ए ईमान वालों, जब तुम्हें कोई फासिक तुम्हें कोई खबर दे तो तुम उसकी अच्छे से तहकीक कर लिया करो, जब तुम उसे किसी और तक फैलाओ। कहीं ऐसा ना हो किसी कौम को तुम परेशानी में मुब्तला कर दो और बाद में अपने किए हुए पर पछताओ। तो ये है सूरह अल-हुज़ुरात की आयत नंबर 6 का तस्रीह। तो अगर ये सारी चीज़ें, इन सारी कसौटियों में से किसी भी कसौटी पे वो खड़ी उतरती है तो ये कहलाएगा हमारा इतिहास, या अदरवाइज़ ये इतिहास नहीं कहलाएगा। राइट। अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास, या इसी को हम उर्दू में कहते हैं तारीख़ हिंद। राइट। तारीख़ हिंद। तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक या तो पुराना इतिहास, एक या तो नया इतिहास या मॉडर्न इतिहास, या तो एक दोनों के बीच वाला इतिहास, तो जिसको हम कह सकते हैं मध्य तो मध्यकालीन इतिहास। तो इसी को हम 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक पुराना को कहते हैं प्राचीन या प्राचीन भारत, या इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे एंशिएंट इंडिया, या दूसरा अभी के वक्त में क्या होता है मॉडर्न, या उसी को कहते हैं आधुनिक। आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया, या तीसरा बीच वाला होगा मेडिवल इंडिया। या इसी को हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। तो इसलिए जब हम 6th क्लास में NCERT में जब जाते हैं और NCERT की बुक लेते हैं, तो जब 6th क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, और जब 7th क्लास में जाते हैं तो पढ़ते हैं ये भारत मेडिवल, और 8th क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो हम जानते हैं कि इन सारे पीरियडों में सबसे बड़ा काल जो रहा होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा प्राचीन भारत। इसलिए कि जब से दुनिया बनी, जब से दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए, तब से लेकर जो पीरियड होगा जब भारत में कोई ना कोई मुस्लिम आएगा, उससे पहले का जो पीरियड है वो कहलाएगा प्राचीन भारत। तो सबसे पहले इसे हम कह सकते हैं अननोन पीरियड टू
712 राइट AD। या इसी को हम उर्दू में भी मैंने छोड़ दिया है, उर्दू को हम कहते हैं कदीम भारत, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं जदीद भारत, या इसी को हम उर्दू में कहते हैं कुरून वस्ती। राइट। तो अननोन पीरियड से लेकर 712 तक का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा प्राचीन भारत, और 712 से लेकर जो 1707 AD तक का पीरियड होगा वो कहलाएगा मध्यकालीन भारत। उसके बाद 1707 से लेकर जब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ होगा, तब तक के हम पीरियड को कहेंगे आधुनिक भारत। हम जानते हैं कि सबसे पहले इंसान जब दुनिया में आया तो न पढ़ना जानता था, न लिखना जानता था। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कुछ चीज़ों का आविष्कार किया, मतलब कुछ लिखने का सिस्टम बनाया। तो क्या हुआ, लिखना तो आया, ऐसा लिखा जो खुद नहीं पढ़ पाता था। तो क्या हुआ, लिपि, मतलब लिपि आई तो आधा आया आधा नहीं आया, तो उसके बाद वो आधा इतिहास कहलाएगा। फिर उसी के बाद हो सकता है कि जब इंसानों को लिखना और पढ़ना दोनों आने लगा, जैसा कि अब हमें लिखना भी आता है और पढ़ना भी आ रहा है, तो इस टाइप का जो पीरियड होगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और वो कहलाएगा हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, या इसी को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, या दूसरा बाद में आएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या इसी को हम कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। या तीसरा आएगा हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। राइट। अब जब इंसान दुनिया में आया, न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, तो वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हम कह सकते हैं न लिपि का आविष्कार था न पढ़ना आता था, तो ये दोनों कुछ भी नहीं आता था। लेकिन बाद में जैसे इंसान आगे बढ़ा तो उनको लिपि आ गया लेकिन पढ़ना नहीं आया, और जब इंसानों को लिपि मतलब लिखना और पढ़ना दोनों आ गया तो वो कहलाया हिस्टोरिक पीरियड। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जब न लिखना आता था न पढ़ना आता था, तो उस टाइम में इंसान एक हंटर हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। वो किसी भी जानवर को सिर्फ खाना जानता था। तो वो फिर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक है स्टोन एज और दूसरा है कॉपर एज।